हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 4 देखने वाले हैं। आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 देखने वाले हैं जो चल रहा था केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर के लिए। साथ ही साथ जो यूपीपीएससी में जो है स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर फ्रेंड आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। और साथ ही साथ मेरे चैनल पर जो है जीएस की भी क्लास डाली जा रही है और करंट अफेयर की भी क्लास डाली जा रही है। और यूपीपीसीएस में जो है हिंदी की जो क्लास है वो भी डाली जा रही है। तो जो हिंदी और जीएस है, ये तो तीनों एग्जामों में, हिंदी तो पीसीएस में इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो जीएस है, जीएस तो जो है केजीएमयू में भी इंपॉर्टेंट है। और जो आपका जो स्टाफ नर्स का एग्जाम होगा, साथ ही साथ जो सीएचओ, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोग दोनों वीडियो देख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा अपना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, दृश्यता प्रक्रिया मनोरोग आपात स्थितियों के लिए स्टाफ नर्स का सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है दृश्यता लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी के लिए जो है, ये एंग्जाइटी जो है मनोरोग है, तो इसके लिए जो है नर्स को क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करना चाहिए। तो इसको जो कहा, जो अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करना चाहिए, ये जो है स्टाफ नर्स का सही दृष्टिकोण होगा। इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है हेल्प डेवलप इनसाइट। तो ये इसको जो कहा जाता है हेल्प डेवलप इनसाइट कहा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो यहाँ पे दुश्चिंता या एंजाइटी इसको कहा जाता है। तो एंजाइटी डर या पूर्वाभास की एक व्यक्तिपरक भावना के रूप में परिभाषित है, जो एक प्राथमिक मनोरोग स्थिति का संकेत देती है। तो एंजाइटी जो है, ये जो प्राथमिक मनोरोग का जो है संकेत देती है। जिसको एंजाइटी होती है तो ये मतलब संकेत है कि उसको मनोरोग हो सकता है। तो एंजाइटी को अस्पष्ट भय या आशंका की एक असहज भावना के रूप में वर्णित किया जा सकता है। और शारीरिक संवेदना के साथ एंजाइटी असहज मनोवैज्ञानिक और शारीरिक उत्तेजना उत्पन्न कर सकती है। तो ये सब कुछ जो है एंजाइटी में होता है। तो देखते हैं एंजाइटी के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप की एंजाइटी होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो एंजाइटी जो है ये तीन टाइप की होती है। एंजाइटी जो तीन टाइप की होती है, एक होती है हल्की एंजाइटी, दूसरी मध्यम, तीसरी जो है गंभीर एंजाइटी जो है, ये तीन प्रकार की होती है। तो इनके लक्षण देखते हैं, एंजाइटी के क्या क्या लक्षण हैं, सामान्य संकेत और लक्षण इसके देखते हैं। तो मुंह का सूखना, साथ ही साथ स्पंदन, कंपन और बेचैनी, जठर अंतीय पीड़ा और अनिद्रा और कमजोर एकाग्रता, मतलब जो है ध्यान सही से ना लगा, किसी चीज़ पे फोकस ना कर पाना। तो ये सारे जो है लक्षण होते हैं, ये एंजाइटी के ही लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, व्हाट शुड बी द करेक्ट अप्रोच ऑफ नर्स स्टाफ टू एंजाइटी रिएक्शन ऑन द साइकेट्रिक इमरजेंसी। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हेल्प डेवलप इनसाइट जो है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ABG विश्लेषण के दौरान रक्त डैश से एकत्र किया जाता है। तो ये जो ABG जो टेस्ट होता है, इसमें रक्त जो है कहाँ से एकत्र किया जाता है, इसमें पूछा गया है। तो ये जो लिया जाता है, एकत्र किया जाता है, या इसका जो सैंपल लिया जाता है, तो ये लिया जाता है, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ये लिया जाता है धमनी से। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। एक धमनी, जो धमनी होती है इसको आर्टरीज कहा जाता है। तो एक धमनी रक्त गैस जो यहाँ पे ABG है, इसको जो कहा जाता है आर्टरी ब्लड गैस, इसको जो टेस्ट को कहा जाता है। इस टेस्ट का जो नाम है आर्टरीज ब्लड गैस, जो टेस्ट इसका टेस्ट का नाम है। तो यह रक्त परीक्षण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर और पीएच संतुलन का पता लगाते हैं। तो इस टेस्ट में जो है ब्लड में जो ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, कार्बन डाई की कितनी मात्रा है, साथ ही साथ जो ब्लड का पीएच है, इसके बारे में पता करते हैं। आगे देखते हैं। तो जो नमूना जो लिया जाता है, जो इसका जो सैंपल लिया जाता है, ये सैंपल जो है धमनी से लिया जाता है, ना कि सिरा से। तो ये धमनी से लिया जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। लाल रक्त कोशिकाएं पूरे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। इन्हें रक्त गैसों के रूप में जाना जाता है। तो रक्त गैसों के रूप में जो जाना जाता है, ये ऑक्सीजन को जाना जाता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इनको जो है रक्त गैसों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जो ब्लड में फ्लो करती हैं और इनका जो ट्रांसपोर्टेशन जो करता है, ये लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, ये इनको ले जाती हैं। आगे देखते हैं। रक्त गैस परीक्षण यह निर्धारित कर सकता है कि फेफड़े कितनी अच्छी तरह से रक्त में ऑक्सीजन को स्थानांतरित करते हैं, साथ ही साथ रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में सक्षम है। तो जो ये जो ABG जो टेस्ट है, ये इससे ये पता चलता है कि जो ब्लड में जो ऑक्सीजन कितनी अच्छी तरीके से फ्लो हो रहा है, साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ब्लड से कितनी अच्छे तरीके से जो बाहर निकाली जा रही है। तो इसके बारे में पता चलता है। आगे देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त के पीएच स्तर में असंतुलन कुछ चिकित्सीय स्थितियों की उपस्थिति का संकेत देता है। तो अगर ब्लड में जो हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाई और जो ब्लड का पीएच है, इनका जो नॉर्मल जो लेवल होता है, इसमें कुछ उतार चढ़ाव आता है, तो ये जो है कुछ चिकित्सीय जो स्थितियाँ हैं उनको उपस्थित होने का संकेत देता है कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो इसके बारे में देखते हैं। इनमें जो है वक्रपात, हृदयपात, अनियंत्रित मधुमेह, रक्तस्राव, रासायनिक विषाक्तता, दवा की अधिक मात्रा और आघात शामिल है। तो ये सारे जो इसमें जो मतलब ये जो है खतरे
खतरे इसमें शामिल होते हैं। बाकी आगे देखते हैं, सामान्य मूल्यों में देखते हैं, सामान्य मूल्यों में क्या क्या शामिल है। तो जो है जो धमनी रक्त का जो आर्टरी से जो ब्लड लिया जाता है, इसका जो पीएच होता है 7.38 से 7.42 तक होता है। तो ये जो ब्लड का पीएच होता है वो जो है 7.38 से 7.42 तक जाता है। साथ ही जो बाइकार्बोनेट जो है ये 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। तो ये जो प्रति लीटर में जो बाइकार्बोनेट होते हैं ये 22 से 28 होते हैं। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब है ये 75 से 100 mmHg पे होता है। तो ये ब्लड का जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब है। आगे जो यहाँ पे जो यह दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब जो है ये जो है 38 से 42 mmHg होना चाहिए। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन संतृप्त जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होनी चाहिए, जैसे कोविड के टाइम पे देखा जाता था जो ऑक्सीमीटर लगाया जाता था तो उसमें ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बताया जाता था। तो ये जो होना चाहिए नॉर्मली होना चाहिए, ये 94 से 100% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड। तो कहाँ ब्लड जो कलेक्ट कहाँ से किया जाता है, तो ये जो किया जाता है आर्टरी से किया जाता है। तो इसका जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा लक्षण हल्के लिथियम विषाक्तता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो लिथियम विषाक्तता के रूप में जो वर्गीकृत किया गया है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। उदासीनता और सुस्ती जो है ये हल्के लिथियम विषाक्तता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, तो देखते हैं इसके बारे में। लिथियम विषाक्तता, जिसे लिथियम अधिक मात्रा के रूप में भी जाना जाता है। तो लिथियम की जो विषाक्तता होती है, जब लिथियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब होता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है लिथियम के अत्यधिक होने की स्थिति है। तो ये जो लिथियम विषाक्तता है लिथियम के अधिक होने की स्थिति को दर्शाता है। तो यह भी आप लोगों को बताया था। तो आगे देखते हैं, लक्षणों में जो है कपकपी, सतर्कता में वृद्धि, चलने में परेशानी, वक्र की समस्या, किडनी की समस्या और चेतना का परिवर्तन स्थल शामिल हो सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके लक्षणों में शामिल है। या और आगे जो है स्तर सामान्य होने के बाद कुछ लक्षण 1 वर्ष तक रह सकते हैं। अगर इन सभी का लक्षण का सामान्य भी हो जाता है तब भी जो है पेशेंट में इसके जो लक्षण 1 वर्ष तक देखे जा सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन का इंग्लिश में देखते हैं, क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज क्लासिफाइड ए माइल्ड लिथियम टॉक्सिटी। तो ये जो है एपैथी और लेथार्जी जो है, एपैथी एंड लेथार्जी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डैश की कमी होने पर क्वासिरकर शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये किसकी कमी होने की कंडीशन पे जो है क्वासियोकर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो किया जाता है जब बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग ये बताइए, जो विटामिन डी है, विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम है आप लोग क्या होता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आयरन की कमी की वजह से बॉडी में क्या प्रॉब्लम होती है इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट था प्रोटीन। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो क्वासियोकर एक प्रकार का कुपोषण होता है। तो ये एक प्रकार का कुपोषण होता है जो गंभीर प्रोटीन की कमी द्वारा अभिलक्षित होता है। तो ये जो होता है जब प्रोटीन की कमी होती है तब ये समस्या बनती है। तो यह द्रव प्रतिधारण और सूजन विकृत आमाशय का कारण बनता है। तो इसमें जो है सूजन हो जाती है, साथ ही साथ जो विकृत आमाशय का कारण भी ये जो क्वासियोकर बनता है। क्वासियोकर सबसे अधिक जो है बच्चों को प्रभावित करता है। तो ये बच्चों में सबसे सर्वाधिक देखा जाता है। आगे जो दिया हुआ है, क्वासियोकर अन्य प्रकार के कुपोषण से इस प्रकार भिन्न होता है कि यह गंभीर प्रोटीन की कमी का उत्पादन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊतकों में द्रव्य प्रतिधारण एडिमा हो जाता है। तो जब ऊतकों में जो ऊतकों में जब जो कोई लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, तो उस कंडीशन को एडिमा कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे जो है, क्वासियोकर रोगी के अंग पतले हो सकते हैं परंतु हाथ, पैर, चेहरा और पेट फूला हुआ हो सकता है। तो कोई ऐसे रोगी के जो अंग तो पतले होते हैं, साथ ही साथ मतलब और जो हाथ, पैर, चेहरा और पेट जो है ये फूला हुआ हो सकता है। इसके संकेत और लक्षण देखने क्या क्या होते हैं। तो एडिमा जो है ये द्रव के साथ सूजन, विशेष रूप से टखनों और पैरों में। तो अभी जैसा बताया कि एडिमा जो होता है जो द्रव के साथ सूजन होती है, इस कंडीशन को एडिमा कहा जाता है। आगे जो है, जलोदर के साथ फूला हुआ पेट, मतलब उदर गुहा में द्रव का निर्माण, ये जो है ये इसका लक्षण होता है। साथ ही साथ रूखे भंगुर बाल, बालों का झड़ना और बालों में रंग द्रव का कम होना। तो मतलब बाल रूखे भी हो सकते हैं और बालों में जो कलर चला जाता है, मतलब जो बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो ये भी इसका लक्षण है। साथ ही साथ जो है चर्म रोग, रूखी छिलने वाली त्वचा, पपड़ीदार धब्बे या लाल धब्बे, ये सारे जो हैं इसी लक्षण है क्वासिर करके। आगे जो है, यकृत का बढ़ना, वसा युक्त यकृत की बीमारी का लक्षण होता है। तो ये जो यकृत का बढ़ना जो है ये भी जो है इसी का लक्षण है। तो अब इसको इंग्लिश में क्वेश्चन को देखते हैं। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी जन्मजात रूबेला सिंड्रोम में जन्मजात दोषों के क्लासिक ट्रायड में शामिल हैं। तो ये क्लासिक ट्रायड में कौन कौन से शामिल हैं, तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा नहीं, क्योंकि छोड़कर पूछा गया है कौन सा नहीं शामिल है इसके बारे में। तो जो यहाँ पे जो नहीं शामिल है इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जो वक्रीय विकृतियाँ हैं ये इसमें नहीं शामिल है, बाकी जो मोतियाबिंद, हृदय संबंधी विकृतियाँ और बहरापन इसमें शामिल हैं। तो इसके बारे में देखते हैं।
तो इसके बारे में देखते हैं। तो रुबेला एक तीव्र संक्रमण विषाणु जनित संक्रमण है। तो रुबेला जो होता है ये विषाणु के द्वारा फैलता है, तो ये विषाणु जनित संक्रमण है। यद्यप रुबेला वायरस संक्रमण आमतौर पर बच्चों और वयस्कों में हल्के बुखार और चकत्ते का कारण बनता है। गर्भावस्था के दौरान, विशेष रूप से पहली तिमाही के दौरान, यह संक्रमण गर्भपात, भ्रूण मृत्यु, मातृ जन्म या जन्मजात विकृतियों वाले शिशुओं को जन्मजात रुबेला सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। तो ये जब बच्चों में जन्मजात शुरुआत से स्टार्ट हो जाता है तो इसको जो कहा जाता है जन्मजात रुबेला सिंड्रोम कहा जाता है। और इसमें जो है हल्का बुखार और चकत्ते का ये कारण भी बनता है। और ये जो ज़्यादातर देखा जाता है, मोस्टली देखा जाता है, ये बच्चों में देखा जाता है। तो यहाँ पे जो जन्मजात रुबेला सिंड्रोम है, जिसको CRS कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं। रुबेला वायरस संक्रमित लोगों के छींकने या खांसने पर वायु वाहित बूंदों द्वारा फैलता है। तो जो ये जो है जो छींकने खांसने से जो है एक से दूसरे को फैलता है, और मनुष्य इसका एकमात्र पोषी है। तो ये जो है मनुष्य के द्वारा ही एक से दूसरे में जो फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। ये जो कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम जो है एक्सेप्ट, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रेनियल मेलफॉर्मेशन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय रोग वाहक जनित नियंत्रण कार्यक्रम में डैश शामिल नहीं है। तो राष्ट्रीय जो वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया, इसमें जो शामिल नहीं है ये मलेरिया इसमें शामिल नहीं, बाकी फाइलेरिया, कालाजार, खसरा ये शामिल है, तो इसमें मलेरिया शामिल नहीं है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है राष्ट्रीय रोग वाहक जनित नियंत्रण कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज जो नियंत्रण कार्यक्रम है, इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय रोग वाहक जनित कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था, नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था 2003-4 में शुरू किया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय रोग वाहक जनित नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो ये साल 2003 या 4 में शुरू हुआ था। आगे देखते हैं। 2006 में चिकनगुनिया बुखार और 2007 में इसके फिर से उभरने के कारण इस कार्यक्रम में जोड़ा गया था। तो जो चिकनगुनिया है ये पहले 2006 में जोड़ा गया था, उसके बाद इसको 2007 में फिर से जोड़ दिया गया, क्योंकि जो मामले कंटिन्यू आ ही रहे थे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित है। तो ये जो राष्ट्रीय रोग वाहक जनित कार्यक्रम जो है ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत इसको चलाया जा रहा है। आगे जो इसमें दिया हुआ है, राष्ट्रीय रोग वाहक जनित नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य जो है रोग वाहक जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करना, इसका जो मुख्य लक्ष्य है। साथ ही साथ जो कार्यक्रम की शुरुआत जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हुई थी। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। मलेरिया नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए कार्यक्रम की शुरुआत जो है इसी कार्यक्रम के तहत हुई थी। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जो कार्यक्रम है इसी के तहत जो है मलेरिया नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। बाद में यह अन्य 6 बीमारियां जैसे जो मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, खसरा, जेई, डेंगू, चिकनगुनिया के लिए भी इसको शुरू किया गया। तो बाद में इसमें अन्य 6 बीमारियां जोड़ दी गई। तो शुरुआत में जो मलेरिया इसमें शामिल नहीं था, तो उसके बाद में से मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, खसरा और जेई, डेंगू, चिकनगुनिया को इसमें जोड़ा गया। इसकी जो 3 कार्य नीतियाँ हैं, तो इसकी जो कार्य नीतियाँ देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो रोग प्रबंधन करना, साथ ही साथ एकीकृत रोग वाहक प्रबंधन करना और सहायता हस्तक्षेप करना, ये जो है इसके 3 कार्य नीतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड, तो यहाँ मलेरिया इंक्लूड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डैश को छोड़कर निम्नलिखित वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसमें से कौन सा विटामिन जो है जो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, इसको पूछा गया, क्योंकि छोड़कर पूछा गया है। तो यहाँ पे एकमात्र विटामिन है जो फैट में सॉल्युबल नहीं है। तो यहाँ इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी जो है ये जो है फैट में सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर में सॉल्युबल है। बाकी जो विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन ई, ये तीनों विटामिन जो है फैट में सॉल्युबल हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो जो विटामिन होते हैं, विटामिन जो हैं सुरक्षात्मक सहायक खाद्य कारक कहलाते हैं, क्योंकि ये जीवन और कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं। तो विटामिन जो हमारी बॉडी में जो सुरक्षा प्रदान करते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे जो है, विटामिन को जल और वसा में घुलनशीलता में वर्गीकृत किया गया। तो विटामिन जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल भी होते हैं और जो फैट सॉल्युबल होते हैं, इसमें इनको वर्गीकृत किया गया है। आगे जो दिया हुआ है, वसा में घुलनशील विटामिन जो है, जो फैट में सॉल्युबल विटामिन जो है वो ए है, डी है, ई है और के हैं। इनको शॉर्टकट में जो है कीड़ा कहा जाता है। मतलब इनको कीड़ा से भी डिफाइन किया जाता है। जैसे के विटामिन के हो गया, ई हो गया, डी और ए जो है ये जो है फैट में सॉल्युबल हैं। तो आगे देखते हैं ये कहाँ पे किस किस चीज़ में पाए जाते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो मुझे जो प्राप्त होते हैं ये जंतु वसा से प्राप्त होते हैं, साथ ही साथ जो वनस्पति तेल है उससे और दूध से बने खाद्य पदार्थ में मिलता है। लीवर जो मछली के लीवर का तेल होता है उसमें, और तेलीय मछली जो होती है इनसे मुझे प्राप्त होता है। आगे जो दिया हुआ है, जल में घुलनशील विटामिन मात्र 2 ही हैं, बी और सी जो है ये जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो इनके बारे में देखते हैं। विटामिन और फॉलिक अम्ल मुख्य रूप से निम्न में पाए जाते हैं। तो ये जो है ये जो विटामिन जो है सी और बी हैं ये निम्न में पाए जाते हैं। जैसे देखते हैं इसके बारे में, फल और सब्जियों में पाए जाते हैं, अनाज में पाए जाते हैं, दूध और डेयरी खाद्य पदार्थ में जो पाए जाते हैं।
और यहाँ पे जो वाटर में, जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं, ये जो होते हैं हमारे शरीर में जो है स्टोर नहीं होते हैं, ये विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, इसलिए आपको इन्हें अधिक बार लेने की आवश्यकता होती है। तो जो बॉडी में जिन विटामिनों की सबसे ज़्यादा कमी होती है वो भी बी और सी की ही सबसे ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि ये जो वाटर के साथ बह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोइंग आर द फैट सॉल्युबल विटामिन एक्सेप्ट, तो इसमें कौन सा जो फैट में सॉल्युबल विटामिन नहीं है, तो विटामिन सी जो है ये फैट में सॉल्युबल विटामिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्षय रोग एक विशिष्ट संक्रामक रोग है जो डैश के कारण होता है। तो जो क्षय रोग है ये किसके कारण होता है, तो ये जो होता है एम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। तो इसके बारे में देखते हैं आगे। तो जो यहाँ पे जो ट्यूबरक्लोसिस हो, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं जो क्षय रोग जो है, क्षय रोग टीबी का एक संभावित रूप से गंभीर संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ये जो फेफड़ों को प्रभावित करता है और ये एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है। यह एक बिंदुक संक्रमण है। यहाँ पे जो बिंदु, यह जो है एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब जो ड्रॉपलेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर इसके छींकने से या खांसने से जो ड्रॉपलेट जाते हैं इनके द्वारा ये फैल सकता है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। तो इसका जो बैक्टीरिया होता है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है इसके कारण होता है। तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप्स में जो शामिल हैं यहाँ, इसके जो टाइप्स द सिस्टम ऑफ इन्वॉल्व, इसके तंत्र में जो शामिल है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो शामिल होता है ये होता है, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा ट्रोपोपल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ये भी शामिल होता है। तो ये जो है संक्रमण के अनुसार भी ये दो प्रकार की होती है, संक्रमण के अनुसार जो है दो प्रकार का होता है ये ट्यूबरक्लोसिस। तो एक जो होता है अपव्यय क्षय रोग, तो इसको जो कहा जाता है लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस को कहा जाता है, साथ ही साथ जो है सक्रिय क्षय रोग है इसको जो कहा जाता है एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस को कहा जाता है। तो ये जो संक्रमण के अनुसार ये दो प्रकार की होती है, एक तो लेटेंट होता है, दूसरा एक्टिव होता है। आगे देखते हैं। आगे इसके लक्षण और संकेत और लक्षण दिए हुए हैं। तो 3 सप्ताह से अधिक अगर खांसी है तो इसके होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ शाम को बुखार होना, रात में पसीना आना, रक्त या बलगम के साथ या इसके बिना खांसी, मतलब खांसी जो है रक्त और बलगम के साथ भी हो सकती है, इनके बिना भी जो खांसी है तो ये भी इसके लक्षण है। साथ ही साथ जो छाती में दर्द होना, अस्पष्टीकृत रूप से वजन घटना इसका भी संकेत है। साथ ही साथ जो थकान आना, ठंड लगना, भूख में कमी, ये सारे जो है इसके कारण हैं। तो यहाँ पे इसके जो जोखिम के कौन कौन से कारक हैं, जो रिस्क फैक्टर इसके जो हैं, एक तो ये कुपोषण जिसको कहा जाता है, माल न्यूट्रिशन, और साथ ही साथ जो है लो इम्यूनिटी, ये जो है इसके जोखिम के कारक भी बनते हैं। तो ये भी इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्यूबरक्लोसिस होने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक वास्तविकता सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। तो जो फ्रॉयड के अनुसार जो व्यक्तित्व के बारे में बताया गया कि कौन सा सिद्धांत जो है वास्तविकता के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। तो ये इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अहम, इसको जो कहा जाता है ईगो कहा जाता है, इसको ईगो कहा जाता है। तो ये जो है ये वास्तविकता के अनुसार कार्य करता है। और यहाँ पे जो फ्रॉयड एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मनोवैज्ञानिक की बहुत सी थ्योरी दी हैं। तो इन्हीं के अनुसार इसके बारे में बताया गया है कि जो वास्तविकता का घटक सिद्धांतों में जो कार्य करता है ये अहम कार्य करता है, ईगो। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ईगो के बारे में देखते हैं। सिगमंड फ्रॉयड 1836 से 1938 तक इन्हें मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो इनको जो है मनोविश्लेषण विज्ञान का सिद्धांत, जो मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक माना जाता है। साथ ही साथ इन्होंने प्रेरणा और व्यवहार के आधार के रूप में अचेतन प्रक्रिया या मनोवेगीय कारकों पर जोर दिया है। साथ ही साथ जो फ्रॉयड ने व्यक्तित्व को संरचना, गतिशीलता और विकास के अनुसार भी जो है डिफाइन किया है। तो इनके सिद्धांत देखते हैं। तो जो इनका सिद्धांत है, इनका जो मनोविश्लेषणिक सिद्धांत है, इसमें जो शामिल है व्यक्तित्व के तत्व शामिल है, साथ ही साथ मन का स्थलाकृति सिद्धांत जो ये भी इसमें शामिल है, और जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत ये भी इसमें शामिल है। तो ये जो तीनों सिद्धांत है ये मनोविश्लेषणिक सिद्धांत के जो इसी पार्ट हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द फ्रॉयड विच कंपोनेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल। तो ये जो रियलिटी प्रिंसिपल जो कार्य करता है ये ईगो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक पूर्ण स्वास्थ्य मूल्यांकन में डैश शामिल होता है। तो एक पूर्ण स्वास्थ्य मूल्यांकन में क्या शामिल है इसके बारे में पूछा गया है। तो जो इसमें जो शामिल किया गया है इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नर्सिंग, इतिहास, व्यवहारिक आकलन और शारीरिक जांच ये सारा शामिल है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो WHO के द्वारा जो बताया गया है कि एक पूर्ण स्वास्थ्य मूल्यांकन में क्या शामिल है, इसके बारे में इसके अनुसार WHO के अनुसार बताया गया है। तो WHO को जो कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। तो इसकी जो परिभाषा है, इसने जो परिभाषा दी इसके बारे में कि स्वास्थ्य एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है, ना कि केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थित। तो ये जो है ये जो पूरी तरीके से जो है मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए बनाया गया है, ना कि ये सिर्फ कि जो शरीर में रोग और दुर्बलता है इनके बारे में जानकारी ले। बाकी आगे जो है
स्वास्थ्य के 5 आयाम हैं। तो स्वास्थ्य के जो 5 आयाम हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, ये जो है स्वास्थ्य के 5 आयाम हैं। आगे जो है स्वास्थ्य का भौतिक आयाम स्वास्थ्य के शारीरिक पहलू को संदर्भित करता है और यह रोग और क्षति की अनुपस्थिति के रूप में स्वास्थ्य की अधिक पारंपरिक परिभाषाओं को संदर्भित करता है। तो ये जो है इसके भौतिक आयाम में शामिल है। आगे जो है मानसिक अवस्था में जो है, मानसिक अवस्था जो है यह व्यक्ति की अपने मस्तिष्क का उपयोग करने और सोचने की क्षमता को संदर्भित करता है। यह समस्याओं को हल करने या जानकारी को याद करने के लिए हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के संज्ञानात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आगे जो दिया हुआ भावनात्मक स्वास्थ्य देखते हैं इसके बारे में। तो भावनात्मक स्वास्थ्य जो है ये जो है भावनाओं से संबंधित है। तो भावनात्मक स्वास्थ्य जो है व्यक्ति की मनोदशा या सामान्य भावनात्मक स्थिति को संदर्भित करता है। यह भावनाओं को पर्याप्त रूप से पहचानने और व्यक्त करने की हमारी क्षमता है। यह आपके आत्मसम्मान के साथ साथ स्थितियों को यथार्थवादी दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता को से संबंधित है। तो ये जो हमारी जो भावनाएं हैं उनसे संबंधित है। आगे जो दिया हुआ है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो ये जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संबंध हमारे जीवन में समग्र उद्देश्यों की भावना से है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को बहुत आसानी से प्रभावित करता है, क्योंकि जीवन में एक उद्देश्य होने से आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वयं को लागू करने में सहायता प्राप्त होती है। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है ये दोनों का सम है और ये जो होता है तो जीवन में नए नए लक्ष्य को अचीव करने में जो हमारी मदद करता है। अगर ये सही रहता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का सही रहता है, तो हम जीवन में कोई कठिन से कठिन चीज़ें हैं उनको अचीव कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो आगे जो क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, एक कंप्लीट हेल्थ इवैल्यूएशन इंक्लूड्स। तो जो कंप्लीट हेल्थ इवैल्यूएशन में जो क्या शामिल है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नर्सिंग हिस्ट्री, प्रैक्टिकल असेसमेंट एंड फिजिकल चेकअप, ये सारे जो हैं नर्सिंग इवैल्यूएशन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक नर्स एक रोगी को डिस्चार्ज निर्देश दे रही है जिसमें आइसोकार्बोक्साइजिड मार्पलान निर्धारित किया गया है। नर्स रोगी को इस दवा के निम्नलिखित में से किस दुष्प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए कहेगी। तो जो नर्स कहेगी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, चक्कर आने के बारे में अनुमान लगाने को कहेगी। तो इसके बारे में देखते हैं। मार्पलान जो है, मार्पलान एक चिकित्सक द्वारा निर्देशित दवा है जिसका उपयोग अवसाद के लक्षणों के उपचार के लिए किया जाता है। मार्पलान अकेले या अन्य दवाओं के साथ उपयोग किया जा सकता है। तो ये इसका ये जो दवा दी जाती है, जो अवसाद या एंजाइटी के लक्षणों के उपचार के लिए दी जाती है। आगे दिया हुआ है, मार्पलान जो है अवसाद रोधी AMO अवरोधक नामक दवाओं के एक वर्ग के अंतर्गत आता है। मार्पलान जो है अवसाद के उपचार के लिए निर्धारित किया जाता है। इससे संभावित गंभीर दुष्प्रभावों के कारण नए निदान किए गए उदास रोगियों के उपचार में मार्पलान पहली पसंद का अवसाद रोधी नहीं है। तो ये जो मेडिसिन है जो सभी पेशेंटों में इक्वल काम नहीं करती, कुछ में तो बहुत अच्छा काम करती है, बाकी कुछ रोगियों में इससे कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसकी के बारे में इसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इसके दुष्प्रभाव के बारे में जो बताया गया है कि इस दवा के क्या दुष्प्रभाव हैं जो निम्नलिखित यहाँ शामिल हैं, जैसे सिरदर्द होना, चक्कर आना, जो कपकपी और नींद की समस्या, अनिद्रा, कब्ज, मितली, मुँह, ये सारी जो है इसके समस्याओं, इसके सामान्य दुष्प्रभाव इसके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पेरिफेरल साइनोसिस का कारण डैश होता है। तो पेरिफेरल साइनोसिस का क्या कारण होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, धमनियों में अवरोध जो है ये पेरिफेरल साइनोसिस का मुख्य कारण बनता है। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, धमनियों में अवरोध। तो इसके बारे में देखते हैं। पेरिफेरल साइनोसिस जो है, इसको जो पेरिफेरल साइनोसिस है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अंग एक विशिष्ट नीले रंग का विवरण विकसित करते हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं मिल रहा होता है। तो जब जो शरीर को जो ऑक्सीजन युक्त पर्याप्त जो ब्लड नहीं मिलता है, तो ये शरीर का रंग जो है नीला पड़ने लगता है। तो यही इसी के बारे में बताया गया है। यह स्थिति सबसे अधिक बार जो है हाथ, पैर, उंगलियों और पैरों की उंगलियों में दिखाई देती है। तो ऐसी ये कंडीशन सबसे ज़्यादा जो है हाथ, पैरों की उंगलियों में दिखाई देती है। पेरिफेरल साइनोसिस के लक्षण, तो इसके जो लक्षण क्या हैं, उंगलियों, पंजों, हथेलियों या पैरों की त्वचा नीली या हरी दिखाई देती है। साथ ही साथ शरीर का प्रभावित भाग स्पर्श करने पर ठंडा अनुभव होता है। तो जो शरीर का भाग जो शरीर का जो अंग है, जो प्रभावित जो स्पर्श करने वाले भाग होते हैं वो ठंडे भी होते हैं इसकी वजह से। क्षेत्र के गर्म होने के बाद रंग सामान्य हो जाता है। तो बाद में जब जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसे वैसे जो बॉडी का रंग भी चेंज हो जाता है, जो है जो रंग है जो नॉर्मल हो जाता है। आगे देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ इंग्लिश में क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ पेरिफेरल साइनोसिस, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्टियल ऑब्स्ट्रक्शन, जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। शिशुओं प्री स्कॉलर 3 से 6 वर्ष की आयु में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। तो जो प्री स्कॉलर में बच्चे होते हैं या जो शिशुओं की जो इनकी एज जो होती है 3 से 6 वर्ष की आयु होती है, तो इनके में श्वसन दर कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इनकी जो श्वसन दर होती है वो 22 से 34 होती है। आगे देखते हैं इसके बारे में।
आगे देखते हैं महत्वपूर्ण संकेत। तो जो वाइटल साइन होते हैं वो कौन कौन से वाइटल साइन होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये 4 होते हैं, ये 4 जो हैं प्राथमिक वाइटल साइन होते हैं, महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। जैसे इसमें जो है तापमान, नाड़ी जो मतलब पल्स, श्वसन और रक्तचाप। साथ ही साथ जो पांचवा होता है, पांचवा जो होता है ये दर्द है। पांचवें जो दर्द है इसको जो भी पांचवा जो है वाइटल साइन माना गया है। आगे देखते हैं, शरीर का सामान्य तापमान जो होता है ये जो है 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या डिग्री सेल्सियस में जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है ये जो होता है 120/80 जो होता है mmHg होता है। तो ये बीपी जो होता है 120/80 होता है। और आगे जो है होता है ये जो स्पंदन दाब, स्पंदन दाब को जो कहा जाता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर जो होता है ये 30 से 50 mmHg होता है। और ये जो पल्स प्रेशर होता है ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है इनका डिफरेंस होता है। मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का डिफरेंस जो होता है उसको जो कहा जाता है पल्स प्रेशर कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे जो है श्वसन दर। श्वसन दर क्या है? तो श्वसन दर आराम की स्थिति में 1 मिनट की अवधि में आपके द्वारा ली जाने वाली सांसों की संख्या है। सामान्य श्वसन दर जो है आयु के हिसाब से थोड़ी अलग अलग होती है। आमतौर पर व्यायाम के दौरान यह बढ़ जाती है। तो जो सांस जो है जो जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये बढ़ जाती है। और वयस्कों में सामान्य श्वसन दर जो होती है 12 से 18 सांस जो है पर मिनट होती है। तो ये वयस्कों में जो श्वसन दर होती है ये 12 से 18 होती है। साथ ही साथ जो आगे देखते हैं जो बच्चों में कितनी दर जो होती है, तो जो नवजात बच्चे होते हैं इनमें जो होती है 30 से 60 जो है श्वसन पर मिनट होती है। और यहाँ जो शिशु हैं, शिशुओं में जो शिशु 1 से 12 महीने के हैं तो इनमें जो होती है 30 से 60 जो है सांस पर मिनट ली जाती हैं। इनके द्वारा जो 30 से 60 सांसें जो है पर मिनट ली जाती हैं। और जो बच्चा है, हमारा जो बच्चा डिफाइन किया गया है जो 1 से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनकी जो श्वसन दर होती है ये 24 से 40 होती है। आगे देखते हैं, आगे जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो प्री स्कूली बच्चे जो होते हैं जिनकी एज जो होती है 3 से 5 वर्ष होती है। तो जो प्री स्कूली बच्चे जो होते हैं जिनकी एज 3 से 5 होती है तो इनमें सांस लेने की दर जो होती है 22 से 34 जो होती है सांस पर मिनट होती है। आगे जो यहाँ पे दिया हुआ स्कूली आयु के बच्चे जो 6 से 12 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं ये इनमें जो सांस लेने की दर होती है 18 से 30 होती है। और जो यहाँ पे किशोर जो है 13 से 17 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं, जो किशोर होते हैं इनमें जो है 12 से 16 सांस पर मिनट होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं ना कहीं किसी से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि किस एज ग्रुप में कितनी जो है सांस पर मिनट ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसकी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 22 से 34, जो 22 से 34 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिरावेधन का सामान्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे जो सिरावेधन है, सिरावेधन का जो इंग्लिश में जो कहा जाता है वेन पंक्चर इसको कहा जाता है। वेन पंक्चर जो है इसका सामान्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, इसका जो उद्देश्य होता है रक्त का नमूना एकत्र करने के लिए जो है वेन पंक्चर किया जाता है। इसको जो हिंदी में कहा जाता है सिरावेधन और इंग्लिश में जो कहा जाता है वेन पंक्चर इसको कहा जाता है। तो ये जो किया जाता है ब्लड का नमूना एकत्र करने के लिए किया जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो यहाँ पे जो सिरावेधन सिरा के भीतर या अंतः सिरा में सुई डालने की एक मानक तकनीक है। तो वेन पंक्चर जो है ये जो वेन के अंदर जो है सुई डालने की एक मानक तकनीक है ताकि इससे रक्त निकाला जा सके, जिससे से ब्लड जो है ब्लड को निकाला जा सके, उसकी आगे फर्दर जांच की जा सके। तो आगे देखते हैं, सिरा से रक्त निकालने की प्रक्रिया को जो कहा जाता है फेलोबॉमी इसको कहा जाता है। तो जो जब सिरा से जो ब्लड निकालते हैं तो इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है फेलोबॉमी इसको कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो सिरा से जो ब्लड निकालते हैं इस जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको जो फेलोबॉमी कहा जाता है। आगे देखते हैं, यह विस्तारित अवधि के लिए तरल पदार्थ या दवा के साथ अंतःशिरा चिकित्सा में सहायता करता है। तो जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है वो भी तो सिरावेधन के द्वारा ही चढ़ाया जाता है, तो ये उसके लिए भी सहायता करता है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके लक्षण देखते हैं। तो इसके लक्षण जो है सिरावेधन सामान्यतः रक्त की एक बड़ी मात्रा में एकत्र करने की अनुमति देता है। तो ये इसकी जो लिमिट जो है, इसकी जो लिमिट यहाँ पे दी हुई है आप लोग पढ़ सकते हैं। और यह रक्त संवर्धन को प्राप्त करने के लिए एक चयनित तकनीक भी है। केंद्रीय हेमेटोक्रिटिक प्राप्त करने के लिए इसका जो उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ दवाओं का एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके लिए इसी से किया जाता है। और जो सिरापरक रक्त गैस है ये भी इसके द्वारा किया जाता है। तो जो सिरावेधन जो यहाँ पे जो सिरावेधन जो ये इसका जो स्थान होता है ये सामान्यतः जो होता है ऊपरी अंग की जो सतही सिराओं में जो पाई जाती है उनमें किया जाता है। तो जो हमारे जो शरीर में जो हाथ होता है या जो भी ऊपरी अंगों इनकी जो ऊपरी सतह होती है इनमें जो सिराएं पाई जाती हैं उसमें सिरावेधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ था जनरल पर्पस और वेन पंक्चर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू कलेक्ट अ ब्लड स्पेसिमेन, जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1 कैलोरी डैश जूल के बराबर होता है। तो 1 कैलोरी जो डैश जूल के बराबर होता है ये जो होता है 4.184 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी। तो इसके बारे में देखते हैं।
तो देखते हैं, तो जो कैलोरी की जो डिफिनेशन होती है, जो कैलोरी की जो परिभाषा होती है, 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो ऊष्मा की मात्रा होती है, तो इसको 1 कैलोरी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है 1 कैलोरी जो होती है, यह जो है 1 कैलोरी जो होता है, यह जो होता है 4.1868 जूल के बराबर होता है। तो 1 कैलोरी जो होता है 4.1868 जूल के बराबर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद कर लीजिए। और यहाँ पे जो 1 किलो कैलोरी जो होता है, 1 किलो कैलोरी जो होता है 1000 कैलोरी, अर्थात यह जो होता है 1000 ग्राम या 1 किलो जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है, उसको जो कहा जाता है 1 किलो कैलोरी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नालगोंडा तकनीक का उपयोग डैश करने के लिए किया जाता है। तो नालगोंडा तकनीक का जो उपयोग किया जाता है, इसका जो किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है जल का क्लोरीनीकरण के लिए, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो नालगोंडा जो टेक्निक है नालगोंडा, तो इसके बाद देखते हैं। नीरी द्वारा प्रस्तावित नालगोंडा तकनीक है। तो जो यहाँ पे जो नीरी है, नीरी का जो फुल फॉर्म है, इसका जो कहा जाता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च, इसको कहा जाता है नीरी को। तो नीरी जो है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसको नीरी कहा जाता है। तो इसके द्वारा ये जो टेक्निक है प्रस्तावित टेक्निक है। तो नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान है। यह नालगोंडा तकनीक IIT नागपुर महाराष्ट्र में विकसित की गई। तो ये जो टेक्निक जो विकसित की गई थी, तो इसको IIT नागपुर में इसको डेवलप किया गया था। इस तकनीक को जो है 1974 में नवलखे द्वारा विकसित किया गया। तो जो इसको जो विकसित करने का जो श्रेय जाता है, ये नवलखे को जाता है, और विकसित किया था। और ये जो है 1988 में बुल्स द्वारा रिपोर्ट किया गया था। और इसके जो है 4 चरण होते हैं। तो जो इसके जो 4 चरण होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो जल का क्लोरीनीकरण, तो देखते हैं क्लोरीनेशन परजीवी, जीवाणु और विषाणु को मारने के लिए पेयजल में क्लोरीन मिलाने की प्रक्रिया है। पेयजल में क्लोरीन के सुरक्षित स्तर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। तो जल में जो है क्लोरीन मिलाने की जो प्रक्रिया को कहा जाता है जल का क्लोरीनीकरण, इसके लिए कहा जाता है। आगे जो दिया है, जल का डिफ्लोराइडेशन देखते हैं इसके बारे में। तो डिफ्लोरेडेशन जो है पेयजल में फ्लोराइड के स्तर का अधोमुखी समायोजन है। तो जल में जो फ्लोराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में जो किया जाता है। तो ये जो इस टेक्निक को जो कहा जाता है जल का डिफ्लोराइडेशन, इसको कहा जाता है। और इसमें जो रसायनों को मिलाने की जो टेक्निक होती है, इसी को जो है नालगोंडा टेक्निक कहा जाता है। आगे जो दिया है, नमक का आयोडीनीकरण जो है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बाद जो है नमक का आयोडीनीकरण, इसके बाद देखते हैं। आयोडीन युक्त नमक वह नमक होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में सोडियम आयोडाइड तथा पोटेशियम आयोडाइड होता है। यह सामान्य नमक है जिस पर पोटेशियम आयोडाइड का छिड़काव किया गया है। आयोडीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसे भोजन में मिलाया जाता है। तो बॉडी में आयोडीन की कमी ना हो, इसके लिए जो है जो साधारण नमक होता है, इसके ऊपर जो छिड़काव किया जाता है, जो पोटेशियम आयोडाइड का छिड़काव जो किया जाता है, इसी को जो कहा जाता है नमक का आयोडीनीकरण, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा यहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, नालगोंडा टेक्निक इज यूज। तो ये जो यूज की जाती है क्लोरीनेशन के लिए यूज की जाती है, वाटर के क्लोरीनेशन के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश जो है सहगर्भता के 12वें सप्ताह में एमनियोटिक द्रव का माप लगभग होता है। तो ये इसका माप कितना होता है? तो ये जो सहगर्भता के 12वें सप्ताह में जो है एमनियोटिक जो द्रव होता है, इसका जो मात्रा होती है, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ये जो है 50 ml होती है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो है एमनियोटिक द्रव जो है एमनियोटिक थैली में होता है। एमनियोटिक द्रव जो है स्पष्ट रिंग में थोड़ा पीला होता है। एमनियोटिक द्रव की मात्रा लगभग जो है 34 सप्ताह में सबसे अधिक होती है। तो 34वें सप्ताह में सबसे अधिक होती है। इसकी औसत मात्रा जो होती है 800 ml होती है। 40 सप्ताह में लगभग या 600 ml जो है एमनियोटिक द्रव होता है। तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे जो इसकी जो कितने कितने हफ्ते पे कितना कितना होता है, इसके बारे में दिया हुआ सप्ताह में। तो 12वें सप्ताह में जो है ये होता है, ये 50 ml होता है। साथ ही जो 24वें सप्ताह में ये 500 ml होता है। और 36वें सप्ताह में जो है ये इसका द्रव की जो मात्रा होती है 1000 ml होती है। तो इसके कार्य देखते हैं। इसके कार्य देखते हैं, एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है इसके क्या कार्य होते हैं। तो ये जो फ्लूइड ये जो है ये भ्रूण को संरक्षण प्रदान करता है। साथ ही साथ जो है तापमान नियंत्रित करता है, संक्रमण को नियंत्रित करता है, और फेफड़े और पाचन तंत्र का विकास करता है, पेशियों और अस्थि का विकास करता है। साथ ही साथ यह स्नेहक के रूप में भी कार्य करता है, लुब्रिकेशन के रूप में भी कार्य करता है, और यह जो है नाभ नाल को सहारा भी प्रदान करता है। तो ये सारे इसके कार्य हैं एमनियोटिक फ्लूइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मासिक धर्म में कितने दिन पहले अंडोत्सर्जन या ओवुलेशन होता है? तो ये जो होता है ये 14, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो, ये 14वें दिन पे जो होता है अंडोत्सर्जन, पहले अंडोत्सर्जन होता है। तो ये जो है 14वें दिन पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो मासिक धर्म है इसको जो कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड इसको कहा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। यह जो है अंतर्गर्भाकाल की कोशिकाओं और ग्रंथियों के रक्त स्राव और कोशिकाओं में युक्त रक्त में तरल पदार्थ का स्राव जो है 3 से 5 दिन तक रहता है। तो ये जो रहता है 3 से 5 दिन शुरुआत में रहता है। आगे दिया हुआ है मासिक धर्म की औसत लंबाई जो होती है 28 दिन होती है, लेकिन छोटे और लंबे चक्रों में अगर कम से कम देखा जाए तो ये 21 दिन होता है, और अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 35 दिन हो सकता है। भिन्न भिन्न हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आगे जो है रजोदर्शन इसको जो कहा जाता है इसको मेनार्च कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये जो रजोदर्शन महिलाओं में पहली बार जो मासिक धर्म जो आता है इस कंडीशन को जो कहा जाता है रजोदर्शन, या इसको मेनार कहा जाता है। ये जो है आमतौर पर जो 12 वर्ष की आयु में के आसपास शुरू हो जाता है। आगे जो है रजोनिवृत्त इसको जो कहा जाता है मेनोपॉज इसको कहा जाता है। तो जो ये जो रजोनिवृत्त है ये महिलाओं के प्रजनन प्रवस्था के अंत को कहा जाता है। मतलब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एंड हो जाता है, जो एंड हो जाता है जबकि उसके बाद जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं स्टार्ट होती है, तो तब इस कंडीशन को जो कहा जाता है। यह जो होती है 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच होती है। रजोनिवृत्त की आयु काफ़ी हद तक या आनुवंशिकी के परिणाम पर भी निर्भर करती है। तो ये जो डिफरेंट तरीके से भी वेरी भी करती है अलग अलग लोगों में। आगे देखते हैं। तो आगे ये डायग्राम दिया हुआ है कि ओवुलेशन जो साइकिल है ये क्या है। तो शुरुआत में जो पीरियड्स आते हैं उसके बाद जो ये फेज स्टार्ट होता है, साथ ही साथ जो फर्टिलिटी विंडो जो होती है ये जो 12 से 16 दिन तक रहती है, और फिर जो आगे जो फोर्थ फेज होता है ये जो है 17 से 28 तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ हाउ मेनी डेज बिफोर द मेंस्ट्रुएशन ओवुलेशन अकर। तो ये जो होता है 14वें दिन पे होता है। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक नर्स जो है बुमेटनाइट या ब्यूमेक्स प्राप्त करने वाले रोगी का इंटरव्यू ले रही है। निम्नलिखित में से क्या दवा जो है एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित चिंता है। तो एक जो नर्स है बुमेटनाइट जो प्राप्त करने वाले रोगी का इंटरव्यू ले रही है, तो इसके लिए क्या चिंता की है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ये जो सल्फा एलर्जी जो है ये इसकी टेंशन है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या होता है सल्फा एलर्जी। तो सल्फा एलर्जी है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो ब्यूमेक्स एक निर्धारण दवा है जिसका उपयोग जो है रक्तधिक्य या हृदय विफलता में यकृत या वृक्क रोग से पीड़ित लोगों में तरल के प्रतिधारण या एडिमा के लक्षणों के उपचार के लिए किया जाता है। ब्यूमेक्स का अकेले या अन्य दवाओं के साथ उपयोग किया जाता है। तो ये जो ब्यूमेक्स है या तो अकेले दी जाती है या अन्य दवाओं के साथ भी इसको दिया जा सकता है। तो ब्यूमेक्स लूप जो है डायरेटिक्स नामक दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है। तो जो ब्यूमेक्स जो है लूप डायूरेटिक्स जो है नामक दवाओं के एक वर्ग के रूप में संबंधित है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या है। तो जो ब्यूमेक्स के सबसे सामान्य दुष्प्रभाव में शामिल हैं। तो इसके सामान्य दुष्प्रभाव में जो शामिल है ये पेशियों में ऐंठन होना, चक्कर आना, कम रक्तदाब तथा मतली और सिरदर्द, ये इसके जो सामान्य दुष्प्रभाव के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। जो सल्फा एलर्जी है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी सागर्भताज मधुमेह या जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ के जोखिम हैं। तो ये कौन से जो हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ के जो जोखिम है कौन कौन से हैं। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा नहीं है, क्योंकि छोड़ के पूछा गया तो कौन सा लक्षण नहीं है इसका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। जो गंजापन जो है एलोपीसिया जो है ये इसका लक्षण नहीं है। बाकी मोटापा होना, साथ ही साथ जो पारिवारिक इतिहास या फैमिली हिस्ट्री ये भी इसका लक्षण है। और जो आगे दिया हुआ है पीसीओडी जो है पीसीओडी ये भी इसी का लक्षण है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। जो गंजापन है ये इसका लक्षण नहीं है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का। तो इसके बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है सगभारताज्या मधुमेह का एक ऐसा रूप है जो गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करता है। तो ये जो होता है ये जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है उनको प्रभावित करता है। गर्भावस्था के दौरान हार्मोन परिवर्तन से कभी कभी इंसुलिन प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं और शरीर को इंसुलिन का पर्याप्त रूप से उपयोग करने से रोकते हैं। इसे जो है रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। जब इंसुलिन का उपयोग नहीं अच्छे से हो पाता तो उस टाइम जो बॉडी में है जो है ब्लड शुगर लेवल जो है राइज कर जाता है। तो इसके लक्षण क्या क्या हैं। इसके जो लक्षण हैं तो इसके लक्षण जो हैं बार बार मूत्र त्याग और अधिक प्यास लगना, ये इसके लक्षणों में शामिल हैं। तो इससे जो कैसे बचा जा सकता है, तो एक संतुलित आहार और नियमित व्यायाम जीवन शैली में सामान्य परिवर्तन और उपचार का हिस्सा है। रक्त शर्करा के स्तर की भी आमतौर पर निगरानी की जा सकती है। तो जो ये सारी वो कंडीशन करते हुए तो इसको ख़त्म किया जा सकता है या इसको कम किया जा सकता है। गंभीरता को ध्यान में रखते हुए रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर गंभीर कंडीशन है तो वहाँ पर दवाओं की आवश्यकता हो तो दवाइयाँ लेकर के भी इसको कम किया जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड एलोपीसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया है। तो किस वर्ष जो है नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम जो शुरू किया गया था, तो ये जो शुरू किया गया था 2014 में शुरू किया गया। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं।
तो ये जो शुरू किया गया था, भारत सरकार ने 7 जनवरी 2014 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम नामक भारत का पहला किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको जो है, इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है नेशनल एडोलेसेंस हेल्थ प्रोग्राम कहा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोरों की भागीदारी और नेतृत्व समानता और समावेशन तथा लिंग समानता और अन्य हितधारकों के साथ रणनीतिक साझेदारी करना, इसका जो उद्देश्य था। तो इसमें लक्षित वर्ग कौन सा है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो लक्षित वर्ग था या टारगेटिंग जो लोग थे जिनको टारगेट किया गया था, टारगेटिंग ग्रुप जो थे, ये जो थे मुख्य रूप से जो जिनकी एज जो थी 10 से 14 वर्ष थी, और या 15 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के जो थे, इनको टारगेट किया गया था। और ये जो है सार्वभौमिक समावेशन शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, स्कूली और स्कूल से बाहर, विवाहित और अविवाहित और कमजोर और अनार्जित लोगों पर केंद्रित था। तो ये जो है इन सब पे लक्षित था। आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, द नेशनल एडोलेसेंस हेल्थ प्रोग्राम जो है वॉज लॉन्च इन दिस ईयर। तो 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मासिक धर्म स्वच्छता योजना के तहत प्रमुख गतिविधियां क्या हैं। तो मासिक धर्म स्वच्छता के अंदर के कौन कौन सी गतिविधियां हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो हैं इससे संबंधित हैं, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित निपटान करना, ये भी इसमें शामिल है। सैनिटरी नैपकिन को सोर्सिंग और खरीदना, ये भी इसमें शामिल है। और सैनिटरी नैपकिन का भंडारण और वितरण, ये सभी जो है इसमें जो मासिक धर्म स्वच्छता योजना के अंतर्गत गतिविधियों में शामिल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी इसमें शामिल है। तो इसके बारे में और देखते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में और बताया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई। तो ये योजना जो शुरू की गई, इसको जो शुरू किया है, इसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया था। और इसमें जो टारगेट किया गया था, जो 10 से 19 वर्ष के जो लड़कियां हैं या किशोरियां हैं, इनको टारगेट किया गया था। आगे जो देखते हैं गतिविधियां, तो इसमें कौन कौन सी गतिविधियां हैं। तो इसमें जो गतिविधियां शामिल थी, सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित निपटान करना, सैनिटरी नैपकिन की सोर्सिंग और खरीद, सैनिटरी नैपकिन का भंडारण और वितरण, ये सभी जो है इसमें शामिल था। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ, जो द की एक्टिविटीज अंडर द मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम में जो कौन कौन सी शामिल था, तो ये जो ऑल ऑफ दीज, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महिलाओं को अवांछित गर्भधारण से बचने में मदद करने के लिए निवारक विधियों को क्या कहा जाता है। तो महिलाओं में अवांछित गर्भधारण से बचने के लिए जो निवारक विधियां हैं, इनको क्या कहा जाता है। तो इनको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इनको जो कहा जाता है गर्भ निरोधक विधियां, इनको कहा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है, गर्भाधान की रोकथाम को गर्भ निरोधक कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए गर्भ निरोधक उपयोगी है। आगे इसमें जो बताया गया है, इसमें जो है जन्म नियंत्रण विधि का या परिवार नियोजन की विधियां भी शामिल हैं। साथ ही साथ गर्भ निरोधक विधियों के 2 प्रकार हैं, जो अस्थायी और स्थायी 2 प्रकार हैं। तो स्थायी और अस्थायी ये 2 प्रकार के होते हैं। तो अस्थायी में जो शामिल है, अस्थायी विधियों का उपयोग बच्चों के बीच अंतराल या अंतर के लिए किया जाता है। साथ ही साथ जो स्थायी विधियाँ, इनका जो प्रयोग स्थायी विधियाँ गर्भाधान का स्थायी रोक है, उन दंपतियों के द्वारा उपयोग किया जाता है जिन्होंने अपना परिवार पूर्ण कर लिया है। तो जिन्होंने अपना परिवार पूर्ण कर लिया है, तो वो जो है स्थायी विधियों का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं कौन सी अस्थायी विधियां हैं और कौन सी स्थायी विधियां हैं। तो अस्थायी जो विधियां हैं, इसमें जो आता है कंडोम आता है, डायफ्राम आता है, साथ ही साथ जो यौन स्पंज आता है और फीमेल जो कंडोम होता है, ये आता है अस्थायी में। और स्थायी में जो आता है, ये आता है ट्यूबेक्टोमी, जो महिलाओं से संबंधित है। साथ ही जो वॉसेक्टोमी है, ये पुरुषों से संबंधित है। तो ये जो है स्थायी विधियाँ हैं। आगे देखते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, द प्रिवेंटिव मेथड टू हेल्प टू वुमेन अवॉइड टू अनवांटेड प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो इसको जो कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर फ्रेंड आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है, तो इसके लिए थैंक यू। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। और अगर चैनल में पहली बार विजिट करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, ताकि जो अन्य वीडियो डाली जा रही है, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग अपना रिवीजन करते रहें। साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि जो मेरे चैनल पर जो यूपी पीसीएस में जो जीएस आएगी, साथ ही साथ जो इसमें हिंदी आनी है, तो इसकी वीडियो डाली जा रही है। और जीएस तो दोनों सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपका जो केजीएमयू का एग्जाम होने वाला है, साथ ही साथ जो भी नॉसेट का एग्जाम होगा, उसमें भी जीएस का पोर्सन तो है ही है। तो जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जीएस की 2 वीडियो डाली जा रही है, एक तो जीएस करके डाली जा रही है, दूसरी जो करंट अफेयर की डाली जा रही है। क्योंकि करंट अफेयर जो है वो भी जीएस का ही पार्ट है, तो वो भी आपकी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आएगा। कम से कम से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग वो सारी वीडियो देख करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।